नमो बुद्धाय दोस्तों, फिर से उपस्थित हूं आपके सामने आपके चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। हमारा जो चर्चा का विषय था वो पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था, उसी को आज हम यहां शुरू करेंगे। इतिहास को लेकर के कई बातें फैलाई जाती हैं दोस्तों। कहा जाता है कि वैदिक युग हजारों साल पुराना है, देवताओं के मंदिर उसी समय के हैं, परंपराएं उतनी ही पुरानी हैं। लेकिन जब साक्ष्यों को देखते हैं, तो उत्खननों को पढ़ते हैं और वैज्ञानिक समय निर्धारण को समझते हैं, तो तस्वीर ही बदल जाती है। आज के एपिसोड में हम साफ साफ शब्दों में देखेंगे, क्या वैदिक युग का दावा प्रमाणों पर टिकता है, किया फिर यह बाद में गढ़ा गया व्याख्यान है। आप देख रहे हैं अवर प्राइड हमारा गौरव। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा चैनल को, और इस चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, ताकि हमारे और आपके बीच में रिश्ता बना रहे और हम आपको इसी प्रकार ज्ञानपरक और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, बहुजन नायकों से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आज का विषय शुरू करते हैं, जो पिछले वीडियो से आगे का चर्चा है। दोस्तों, भारत में 850 ईस्वी से पूर्व किसी भी शासक के अभिलेख क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? वैदिक वर्णागत समाज की रट लगाने वाले रटंतु तोता अगर कुछ बोलते हैं, या कोई अपने स्वार्थ परक लाभ हेतु 200 वर्षों में कहीं लिख देता है, कि क्या उसे हम सभी को आज प्रमाण के रूप में साक्ष्य मान लेना चाहिए? तीसरा वेद और वैदिक परंपराओं अनुसार देवताओं की आराधना का प्रावधान है, यानी वेद में उद्धृत देवताओं की मूर्तियां या मंदिर भी वैदिक काल से लेकर आज तक जरूर स्थापित होने चाहिए थी। फिर उन मंदिरों या मूर्तियों का मिलना भी तथाकथित वैदिक काल, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, या प्रामाणिक व सत्यापित काल जो पुरा पाषाण काल ईसा पूर्व 8000 से पहले का है, नव पाषाण काल 8000 से 3000 ईसा पूर्व, और आरंभिक एवं विकसित सिंधु काल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, मौर्य काल ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी, कुषाण काल ईसवी सन के बाद, गुप्त काल तीसरी शताब्दी और हर्षवर्धन काल 7वीं शताब्दी तक में जरूर होना चाहिए था। ऐसा कुछ कहीं उत्खनन में कहीं मिला है? क्योंकि जब वैदिक सभ्यता या परंपरा पूर्व से है, तो इन तीनों साक्ष्यों का होना भी उसी प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे दिन का होना या सूर्य का दिखना। क्योंकि दिन होगा तो सूर्य और सूर्य की किरणों का प्रकाश भी अवश्य दिखेगा। अगर किसी कारणवश कुछ समय के लिए बादल सूर्य से छुप भी जाए, तो उस समय सूर्य की किरण उस बादल रूपी पर्दे को भेदते हुए उस समय के रह रहे लोगों को अपने झीने झीने प्रकाश या उजाले को जरूर फैलाएगी। ऐसा तो कतई नहीं होगा कि दिन का समय हो और किसी कारणवश बादल में सूर्य छिप जाए, तो झीना झीना प्रकाश जो उजाले की तरह चारों ओर अमावस्या की घोर काली रात जैसी कालिमा छा जाए। अभी तक वैदिक मत वाले जितने भी लेखक हुए हैं, वे सभी अपनी वर्णागत परंपरा के अनुसार मुफ्त का सामाजिक मान सम्मान प्राप्त सुविधा भोगी लोग हुए हैं, और वे नहीं चाहते कि उनका सामाजिक मान सम्मान सच जानने की वजह से गुण और ज्ञान आधारित हो जाए और मानव मानव के बराबर हो जाए। इस वजह से वे लोग वैदिक सभ्यता नाम की कल्पना को, जो आज से 3000 से 3500 वर्ष पूर्व में जाकर, यानी ईसा से 1000 से 1500 वर्ष पूर्व अंधकारमय वाले काल में अपनी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को काली अमावस्या की रात में छिपा देते हैं। जबकि आज से 3000 वर्ष पूर्व ही नहीं, बल्कि 8 से 10,000 वर्ष पूर्व पाषाण काल के उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य सब राज्यों में बने संग्रहालयों में उपस्थित हैं। जरूरत सिर्फ आज उसे देखते हुए अवलोकन करने की है। बंधु, अगर आप सिर्फ पुस्तकों और धारावाहिकों के पीछे भागने के आदी हो गए हैं, तो आज आपको उस हिमखंड
गंगोत्री, गंगा और उससे रूपांतरित होने वाली हुगली और पद्मा जैसी नदी के बनते बिगड़ते नामों को देखने समझने की जरूरत है। अन्यथा सिर्फ काल्पनिक कथा युक्त पुस्तकों और धारावाहिकों के माध्यम से अर्जित ज्ञान द्वारा बाबा शंकर की जटा में से पिता भागीरथ के द्वारा माता गंगा को निकालकर धरती पर लाने वाली नदी के रूप में जानते और पूजते रहेंगे। आइए भारत का पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहता है, इसे देखें। जिस प्रकार गंगोत्री नामक जल स्रोत प्रकृति निर्मित हिमखंड से निकली है, जिसे आज ग्लेशियर कहते हैं, उस ग्लेशियर के बर्फ को किसी दैविक शक्ति या किसी मनु महाराज ने अपने फ्रीजर में नहीं बनाया है, बल्कि वह प्रतीत समुत्पाद के नियम से बनते हुए प्रकृति द्वारा जल के ठंड में जमने से बनी है। उसी प्रकार भारत की सभ्यता और संस्कृति भी प्राकृतिक गुण स्वभाव वाली कुदरत के कानून से निकली है। उस कुदरत के कानून का कोई रचनाकार नहीं है, बल्कि इस कुदरत के कानून को अनेक मार्गदाताओं ने अपने ज्ञान के अनुसार अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करते हुए शील सदाचार के रूप में उस समय के जनमानस की दुख मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति हेतु विकसित किया था। इस ज्ञान के कई मार्गदाता हुए हैं, जिनमें कुछ का तो आज साक्ष्य और प्रमाण भी लोगों के सामने हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे इस मार्ग पर चलने से लाभ हुआ है, तुम अगर चलोगे तो तुमको भी लाभ होगा। मैं जिस रास्ते पर चला हूं वह रास्ता मुझे मालूम है, अगर तुम चलना चाहते हो तो वह रास्ता बता सकता हूं, पर उस पर चलना तो तुमको ही पड़ेगा। लेकिन काल्पनिक कथाओं के रचनाकारों ने जिस प्रकार शंकर की जटा को बर्फ वाली फ्रीजर बनाकर उसमें से गंगा नदी निकाल दी, उसी प्रकार सृष्टि के काल्पनिक रचयिता ब्रह्मा द्वारा वैदिक सभ्यता निकालते हुए उस ब्रह्मा के द्वारा बिना किसी लिपि भाषा का अभ्युदय किए ही वेद की रचना भी करवा दी है। इतने से भी उन काल्पनिक लेखकों को तृप्ति नहीं मिली, जो उसी ब्रह्मा के शारीरिक अंगों से वर्णागत मनुष्य का जन्म कराते हुए भारतीय समाज को भी अपनी कल्पना में वर्णाश्रम या पर आधारित समाज बना देते हैं। परंतु उन काल्पनिक कथावाचकों से शंकर की जटा का साक्ष्य और ब्रह्मा के द्वारा उद्यत वेद और वर्णागत समाज का साक्ष्य मांगने पर वे अपनी काल्पनिक बातों के जाल में उलझाने लगते हैं। भाई, झूठ की बुनियाद बालू के घर के समान कच्ची होती है, जो साक्ष्य रूपी फूंक मारने से गिर जाती है। अब आपका झूठी वैदिक रूपी बालू का ढेर आपके सामने है। भारत में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित सभ्यता को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहली सभ्यता साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात है, जिसे सिंधु सभ्यता, लेकिन उस काल के उत्खनन से प्राप्त लिखित लिपि पठन पाठन योग्य नहीं बन पाने की वजह से यह पता लगाना आज बहुत ही कठिन हो गया है कि उस समय किस किस नाम के लोग रहते थे। लेकिन प्राप्त साक्ष्यों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि वह सभ्यता संस्कृति बहुत ही विकसित सभ्यता रही थी। उस सभ्यता के साक्ष्यों को देखकर आज बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि उस काल में भी भवनों का निर्माण आज के वैज्ञानिक वास्तुविदों के आधार पर जैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाता था। उन भवनों में व्यवस्थित ढंग का स्नानागार होता था, जो आज खुदाई में प्राप्त हुआ है। उस समय लिखने की लिपि का आविष्कार भी हो गया था, जिसका साक्ष्य उस समय की मुद्रा या अन्य सील मोहरों में प्राप्त होता है। यानी उस समय लिपि और लिखने का आविष्कार हो गया था। लेकिन यह बात आज 100% दावे के साथ कही जा सकती है कि उस समय ब्रह्मा, वेद, दैव, वैदिक और संस्कृत युक्त ऋचाओं के साथ साथ वर्णागत समाज का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। फिर आज के तथाकथित लेखक महोदय फिर कैसे दावा करते फिरते हैं कि भारत में आज से 2600 वर्ष पूर्व भी वेद और वैदिक संस्कृति थी। प्रथम खंड यानी ईसा पूर्व 3500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक की प्राप्त मुद्राएं, मृदभांड, सील मोहरें, टेराकोटा की छोटी मूर्तियां, लिपि, नगरीय प्रमाण, स्तूप नुमा आकार की बनावटें, शिक्षण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य आज मिले हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दूसरे खंड के
अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है, जिसमें अंतर्गत लिखित साक्ष्य और कई शासक गण के साक्ष्य भी मिलते हैं। साथ ही इन सभी सम्राटों के अभिलेख या अन्य मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और वे पठन योग्य हैं, इसलिए इन सभी को जानना समझना बहुत ही सरल हो गया है। उस काल में विद्या प्राप्त करने के विद्यालय व शिक्षण संस्थाओं के अवशेष जो आज मिल रहे हैं, उससे उस समय में प्रचलित सभ्यता संस्कृति को जानना समझना और भी सुलभ हो गया है। साथ ही इन शिक्षण संस्थाओं में बहुत से दूसरे देशों के प्रतिभावान विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते रहते थे, जिन्होंने भारत के अंदर रह रहे वर्ग समूह और के रहन सहन और सभ्यता संस्कृति के बारे में काफी विस्तार पूर्वक पठनीय योग्य भाषा में लिखा है, जिसको पढ़कर आज कोई भी भारत की सभ्यता संस्कृति को जान समझ सकता है। लेकिन आज बात करें, भारत का दुर्भाग्य कहें कि अभी तक भारत की जितनी भी पुस्तकें में यहाँ की सभ्यता संस्कृति की जानकारी लिखी गई है, वह काल्पनिक ऋग्वेद के चारों ओर सिमट कर रह जाती है। भाई, पहले आप लोग ऋग्वेद की पुस्तक को तो सत्यापित कर लो, उसके बाद ही उसके इर्द गिर्द किसी सभ्यता संस्कृति को घुमाना। 850 ईस्वी से पूर्व भारत में विद्या अपने शिखर पर थी, फिर भी उस काल में इस ऋग्वेद का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। फिर यह ऋग्वेद मुगल काल के बाद अचानक यह कहते हुए कैसे प्राप्त हुआ कि इसका वजूद 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इसको एक उदाहरण से समझें। एक समय की बात है, एक बहुत ही शानदार समारोह में 3 मित्रों का बुलावा आया। तीनों मित्र एक साथ उस समारोह में शामिल हुए। इन तीनों मित्रों का परिचय भी जान लें। इनमें से एक ऊंचा प्रशासनिक पदाधिकारी था, दूसरा मित्र सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी का वरिष्ठ नेता था और तीसरा उस देश का सर्वोच्च उद्योगपति था। उन तीनों मित्र उस समारोह में पहुंचे तो उस समारोह की सकारात्मक व्यवस्था को देखकर वे अनायास ही अपने अपने तरीके से व्याख्या करने से नहीं रोक पाए, परंतु उन व्याख्याओं में तीनों का नजरिया अपने प्राप्त सम्मान कार्य और पृष्ठभूमि के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार भारत के उत्खनन से प्राप्त भव्यता का विश्लेषण भी तमाम लेखकों ने अपने अपने मान सम्मान और कार्य लगाव के अनुसार किया है। अब आप इन मित्रों की प्रतिक्रिया एवं उनसे लगाव के प्रभाव को देखें। उस समारोह की विशाल भव्यता और सुव्यवस्थिता को देखकर प्रथम मित्र जो प्रशासनिक अधिकारी था, वह बोला कि यह समारोह जरूर ही किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का होगा, क्योंकि इस समारोह में इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई अव्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की निपुणता सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों में ही पाई जाती है। तभी उसकी बगल में बैठा दूसरा राजनीतिक मित्र बोल पड़ा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं? इस प्रकार के विशाल जनसमूह को व्यवस्थित करने का हुनर सिर्फ राजनीतिक आकाओं के पास ही होता है, इसलिए यह निश्चित ही किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ का समारोह है। भला तीसरा मित्र इतना अनुभवी होने के बाद कैसे चुप रहता? वह भी अपनी बातों का गुब्बार निकालने के लिए बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, बड़े बड़े उद्योगों में असंख्य कर्मचारियों से सेवा लेते हुए सही रूप से प्रबंधन का गुण सिर्फ उद्योगपतियों के पास ही होता है, इसलिए निश्चित तौर पर किसी बड़े व्यापारी परिवार का समारोह है। यानी समारोह किसी का भी हो, उससे उस समारोह की व्याख्या पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सबसे ज्यादा तब पड़ता है जब उस समारोह को अपने अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए अपने हित में साबित करने में लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। और फिर जिसे आप देख सकते हैं कि आज कुछ ऐसी ही स्थिति ईसा पूर्व में मिले उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्यों को संबंधित में विश्लेषण की भी है। वैदिक मत के सभी समर्थक लेखकों का कहना है कि आप लोग मनोनुकूल विश्लेषण क्यों करते हो? लिखित वेद का कुछ साक्ष्य है तो दिखाओ, और साथ ही अपने ब्राह्मणी धार्मिक बनावट का कुछ साक्ष्य हो तो उसको भी दिखाओ। आज तक आप लोगों ने किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानते हुए ईसा पूर्व के प्राचीन सभ्यता संस्कृति की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं किया है? हर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को अपनी कल्पनाओं वाली ऋग्वेद की ऋचाओं से क्यों जोड़ते हो? क्या प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों को पर्दे के पीछे रखते हुए अपना विश्लेषण और व्याख्या क्यों नहीं करते हो? आज तक वेद नामक ग्रंथ का कोई प्राचीन साक्ष्य आज तक नहीं मिला है, फिर भी संस्कृत में उद्दित रचनाओं को
उद्धृत करना और अत्यंत प्राचीन बतलाना कहां तक उचित है। आप लोग बोलते हो कि उस समय सभी वैदिक रचनाएं श्रुति स्मृति में थीं, इस वजह से उनका साक्ष्य नहीं मिलता। फिर यह बताओ कि सभी ऋचाएं उस काल में किस भाषा में बोली जाती थीं, जो आज श्रुति स्मृति द्वारा स्थानांतरित करते हुए वर्तमान के लेखन काल में आ गईं। कोई बताएगा क्या आज वेद की ऋचाएं संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो प्राचीन काल में बगैर लिपिबद्ध होते हुए भी आज की पीढ़ी को श्रुति स्मृति द्वारा आधुनिक कागज पर छापकर जबरदस्ती प्राप्त हो गई। लेकिन ईसा पूर्व काल से लेकर ईसा बाद 850 ईस्वी तक के काल के प्रमुख सम्राटों और ज्ञान केंद्रों द्वारा लिपिबद्ध ज्ञान विज्ञान उपलब्ध रहते हुए भी आज के वैदिक मानसिकता वाले लेखकों ने उनको जमींदोज क्यों कर दिया? क्यों ये लोग साक्ष्य और कल्पना में अंतर नहीं समझ पाते हैं? इस सच्चाई से आपको अपने मान सम्मान जाने का डर सताता है क्या? आखिर उस सच्चाई को कितने दिन दबाएंगे? वह तो धन्य कहो कुछ विदेशी लेखकों और विद्वानों के प्रयासों से पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए, अन्यथा आप लोग आज भी भारत के इतिहास में शंकर की जटा से गंगा नदी के निकलने की कहानी को ही पढ़ाते रहते। आइए विभिन्न काल के प्राप्त अवशेषों को देखते हुए साक्ष्य परक विश्लेषण करें। ऐसे तो लोग विश्व के सभी ऐतिहासिक काल को ईसा पूर्व और ईसा बाद के काल में बांटते हुए देखते हैं, लेकिन भारत के ऐतिहासिक काल को विभिन्न काल के बारे में विभाजित करते हैं ताकि आपको समझने और समझाने में सहूलियत हो। सन 950 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक का काल, जिसमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं वह पठनीय हैं, और इसके पूर्व यानी ईसा पूर्व 600 वर्ष से पहले प्रारंभिक मानव तक का काल, इस भाग में जो भी लिखित अलिखित साक्ष्य मिले हैं वह अपठनीय हैं लेकिन दर्शनीय जरूर हैं। उसके बाद 950 ईस्वी के बाद का कालखंड जो राजपूत और ब्राह्मणों का है, फिर मुगल काल में परिवर्तित होकर अंग्रेज और आजाद भारत के काल में प्रवेश करता है। आइए अब उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखते हुए ईसा पूर्व भारतीय काल को एक अपठनीय और दूसरा पठनीय खंड में बांटते हैं। ईसा पूर्व मानव उत्पत्ति से लेकर ईस्वी सन 950 तक का साक्ष्य आज कमोबेश काफी उपलब्ध है, जिसे प्राचीन भारत काल भी कहते हैं, लेकिन इसमें भी ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 1500 वर्ष तक का जो साक्ष्य मिलता है वह आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल को सिंधु घाटी की सभ्यता का काल कहा जाता है। अतः यदि कुल काल को 5 भागों में विभक्त कर देंगे तो समझने में काफी सुविधा होगी। पहला मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक। दूसरा ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 से 1500 वर्ष तक। तीसरा ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक। चौथा ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक, और 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने से हमें खुशी होती है और आगे का मार्गदर्शन मिलता है। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए सर्वोपरि है और उसी से हमें विषय चुनने में सहायता मिलती है। आप क्या सुनना और देखना पसंद करते हैं वो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ज्ञानपरक और ऐतिहासिक वीडियोस सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हाइप भी कर सकते हैं, आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में जो इसी प्रकार का होगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।